यूनाइटेड स्कूल डेगाना की ओर से आयोजित होने वाली ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान का प्रथम अध्याय जो चल रहा है हमारा स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं अभी वर्तमान में मौर्य वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मौर्य वंश के 2 शासकों का हमने पहले की कक्षा में अध्ययन कर लिया है, जिसमें मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के बारे में अध्ययन कर लिया। फिर उसके उत्तराधिकारी जो हुए बिंदुसार, उसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया है। तो अब जो तीसरे शासक है, जो मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक भी थे, अशोक, इसको अशोक महान भी कहा जाता है। इनका काल था 273 से 232 ईसा पूर्व का इनका जो शासन का काल है वो है। तो अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो गया था। इनके पिता थे वो बिंदुसारी थे, तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी भी थे। इनकी माता जिसका नाम सुभद्रांगी है और जिसको रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो है सुभद्रांगी, ये बिंदुसार की रानी थी और इनसे इनका जन्म हुआ था। किसका? अशोक का। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी भी था। अशोक बिंदुसार का क्या था? उत्तराधिकारी। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है जैन अनुश्रुतियों में, जैन ग्रंथ जो है उसमें लिखा गया है, अनुश्रुतियों में बताया गया है कि जो अशोक है वो बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बन गया था। बिंदुसार जो है उसकी इच्छा नहीं थी अशोक को शासक बनाने की, लेकिन उनकी इच्छा के विरुद्ध ही अशोक महान जो है शासक बन गया था। इसके अन्य नाम जो है अभिलेखों में इसके अन्य नाम मिलते हैं, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी। प्रिय भी है, देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रियदर्शी। कई किताबों में जो है इसका नाम देवानाम प्रिय भी मिलता है, देवानाम प्रियदर्शी भी मिलता है। तो प्रिय और प्रिय दोनों में ध्यान रखना, नाम एक ही है। हमारी जो बुक है, हमारी जो पुस्तक है उसमें देवानाम प्रिय है, वह देवानाम प्रियदर्शी है। दक्षिण भारत से प्राप्त जो दक्षिण भारत में 2 अभिलेख प्राप्त हुए थे, उसमें मांस की वे गुर्जरा, जिसको गुजरा भी कहा जाता है, वह गुर्जरा, दोनों नाम आपके यहाँ लिखे हुए हैं। तो गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, तो ध्यान में रखना मांस की व गुर्जरा अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी जाना गया, यह भी ध्यान में रखना है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो इसमें पुराणों के अनुसार, ये भी लिख लेना, पुराणों के अनुसार अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। पुराणों में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। विदिशा की जो राजकुमारी थी, जिसको देवी या महादेवी के नाम, दोनों नामों से इनको जाना जाता था, उनसे अशोक का विवाह हुआ। किससे? विदिशा की राजकुमारी, जिसका नाम देवी या महादेवी, राजकुमारी कहाँ की थी? विदिशा की। इनसे इनका विवाह था। उससे ही पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ था। यानी विदिशा की जो राजकुमारी देवी या महादेवी थी, इनसे ही इनको पुत्र व पुत्री की प्राप्ति हुई थी। किनको? अशोक को। तो पुत्री का नाम क्या था इनका? संघमित्रा। व पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। अशोक की रानी कारुबाकी, अशोक की एक रानी और थी। अशोक की रानियों को पता होना चाहिए आपको, 5 से भी ज्यादा रानियों का उल्लेख अभिलेखों में या पुस्तकों में मिल जाता है इनका। तो अशोक की रानी कारुबाकी का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। कारुबाकी नाम की एक रानी थी जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनसे अशोक को तीव्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तीव्र
अशोक का राज्याभिषेक पूछ लिया जाता है कई बार। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसका? अशोक का। तो ये डेट आपको ध्यान में रखना है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, यानी राज्याभिषेक होने के 7 वर्ष बाद, तो आप 7 वर्ष बाद बता दो क्या समय रहेगा उस समय? तो समय था उसमें 262 ईसा पूर्व है, यानी 262 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो राज्याभिषेक इनका कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में। तो उसके 7 वर्ष बाद यानी 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कश्मीर व खोतान के प्रदेश, कश्मीर है खोतान का प्रदेश जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जो क्षेत्र आता था उस समय ये खोतान प्रदेश के अनेक क्षेत्रों पर अपने साम्राज्य स्थापित किया था। किसने? अशोक ने। और तमिल क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण भारत पर उन्होंने अधिकार किया था और अधिकतर अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार किया था। किसने? अशोक ने। तो समय ध्यान रखना आपको, राज्याभिषेक का समय 269 ईसा पूर्व है और उनके 7 वर्ष बाद यानी 262 ईसा पूर्व का समय आपको पता होना चाहिए। इसमें 269 पहले आता है, 262 बाद में आता है। तो ये समय ध्यान में रखना आपको। इसके बाद अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, 7वें वर्ष का हमने अभी उल्लेख कर लिया है, तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक ध्यान में रखना 269 ईसा पूर्व में। तो उसके 8वें वर्ष में यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध। अशोक के राज्याभिषेक के, अशोक का जो राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था उसके 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व की बात है। तो उस समय कलिंग का युद्ध हुआ जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग इस युद्ध में मारे गए थे। तो जिससे विचलित होकर अशोक ने शस्त्र त्याग की घोषणा भी की थी इस युद्ध से। यह नरसंहार, व्यापक नरसंहार था, यानी 1 लाख लोग मारे गए, तो ये व्यापक नरसंहार ही था। तो जिसकी वजह से अशोक विचलित हो गए और उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी थी। हाथी गुम्फा या हाथी गुफा दोनों नाम आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें। तो हाथी गुम्फा व हाथी गुफा दोनों नाम मिल रहे हैं इसमें अभिलेख के आधार पर। ये एक अभिलेख था, इस अभिलेख के आधार पर अनुमान लगाया गया। क्या किया गया? अनुमान लगाया गया। ये अभिलेख में लगाया गया, हमने नहीं लगाया है या आपने नहीं लगाया है। अभिलेख में यह अनुमान लगाया गया कि उस समय कलिंग का राजा कौन था। इसमें बताया गया है उस समय कलिंग का राजा नंद वंश का एक राजा था, नंद राज। राजा का क्या नाम है? नंद राज। तो ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में। और इस युद्ध के बाद में ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि इस युद्ध यानी ये युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध। और इसमें व्यापक नरसंहार को देखते हुए अशोक ने किसकी घोषणा कर दी? शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। और इस युद्ध के बाद यानी ये कलिंग का युद्ध होने के बाद में कलिंग मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। किस साम्राज्य के? मगध साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। उस समय इसकी राजधानी यानी कलिंग की राजधानी धौली को बनाया गया। किसको बनाया गया? धौली, जिसको तोसली भी कहा जाता है। तो धौली या तोसली इनको राजधानी बनाया गया। किसकी? कलिंग की। किसकी राजधानी बनाया गया? कलिंग की। और कलिंग उस समय किसमें आ गया था? मगध साम्राज्य में। अशोक ने निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने क्या किया? निग्रोध व उपगुप्त ये दोनों शर्मण थे, यानी बौद्ध धर्म के भिक्षु थे। ये निग्रोध व उपगुप्त यानी अच्छे जानकार, बौद्ध धर्म के संत कह सकते हो, ये संत थे। उनके प्रभाव में आकर अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए या बौद्ध धर्म अपना लिया अशोक ने। किनके प्रभाव में आकर? निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म ग्रहण करवाया या उसमें दीक्षा दी और अपने हो गए। और उसने किसने? अशोक ने बेरी घोष की स्थान पर दम घोष की घोषणा कर दी। ये बेरी घोष क्या होता है? बेरी घोष कहा जाता है, युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है बेरी घोष का। तो युद्ध की जगह अब दम घोष यानी शांति की घोषणा का उल्लेख कर दिया, यानी अपना लिया। अब युद्ध नहीं करेंगे, हमारे राज्य में शांति रहेगी। तो युद्ध घोष की स्थान पर दम घोष की घोषणा कर दी या अपना लिया। राजतरंगिणी ये एक पुस्तक का नाम है। राजतरंगिणी क्या है? एक पुस्तक है जिसके कवि कल्याण है। जिसके कवि कौन है? कल्याण की ये पुस्तक है राजतरंगिणी। उसके अनुसार बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यानी अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले अशोक किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे।
राजतंगिणी में ऐसा उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, उससे पहले अशोक शिव के उपासक थे, यानी शिव की उपासना किया करते थे। बराबर या 12 बार दोनों नाम आपको मिलेंगे। बराबर की पहाड़ी या 12 बार की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविक जो होते हैं ना, उनके लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण कराया? रहने के लिए, आजीविकों के रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। दोनों नाम आपके यहाँ लिखे हुए हैं, गुहा है वे गुफाओं, दोनों नाम इसमें लिखे गए हैं। तो उनका निर्माण करवाया किस लिए? आजीविकों के रहने के लिए, आजीविक जो थे उनके रहने के लिए अशोक ने निर्माण कराया। अब चारों जो गुफाएं हैं उनका नाम क्या है? पहली गुफा का नाम सुदामा, दूसरी गुफा का नाम चापार, तीसरी गुफा का नाम विश्व झोंपड़ी और चौथी गुफा का नाम कर्ण। ये 4 गुफाएं थी और चारों गुफाओं के ये नाम हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि अशोक ने किन के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया, तो वो बता देना। आजीविकों के लिए कहां पर निर्माण करवाया? बराबर या 12 बार की पहाड़ियों में कौन कौन सी गुफाएं थी? चारों गुफाओं के नाम बताओ, तो वो सुदामा, चापार, विश्व झोंपड़ी व कर्ण, ये चारों गुफाओं के नाम हैं। अशोक के राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक का समय आपको पता ही है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष 269 में राज्याभिषेक हुआ था। 259 ईस्वी की बात है। तो 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया, यानी बुद्ध ने जहां पर उपदेश दिया था बोध गया, तथा 20वें वर्ष में, यानी 20 वर्ष राज्याभिषेक के 69 में से 20 निकाल लो, कितने बचेंगे? 69 में से 59 तो ये हो गए, 10 निकाल। 10वें वर्ष तो आपको बता दिया, 10वें वर्ष नियम 10 69 में से 10 निकाल लिए तो कितने बचेंगे आपके पीछे? 259 ईसा पूर्व में तो कहाँ गए थे बुद्ध? ये अशोक यात्रा पे बोध गया थे, बोध गया गए थे। कहां पर गए थे? बोध गया में। वे 20वें वर्ष, तो इसका समय क्या हो जाएगा? 249 में लुम्बिनी की यात्रा की थी। 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की यात्रा की, जिसको कपिलवस्तु के नाम से भी तो दम यात्रा की थी। शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य व केरल को अशोक के साम्राज्य के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताया गया। किसमें? शिलालेखों में। किन किन को? चोल, चेर, पांड्य व केरल को अशोक के सीमावर्ती जो राज्य उसमें भी वो भी कैसे? स्वतंत्र थे, ये अशोक के अधीन नहीं थे। ये जो चारों जो बताए गए हैं, तो ये इसका उल्लेख किसमें मिलता है? हमें शिलालेखों में मिलता है। राज्याभिषेक से संबंधित, इनके राज्याभिषेक से संबंधित शिलालेख लिखवाया गया था। किनके राज्याभिषेक? अशोक के राज्याभिषेक से संबंधित शिलालेख लिखवाया गया था। उसमें अशोक ने अपने आप को या स्वयं को किस नाम से पुकारा? बुद्ध शाक्य के नाम से। अपने आप को किस नाम से पुकारा? बुद्ध शाक्य के नाम से। कौन सा शिलालेख था? राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख। कौन सा शिलालेख? राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने अपने आप को, स्वयं को बुद्ध शाक्य के नाम से पुकारा था। अशोक का दम, यानी दम की व्याख्या पढ़ते हैं। अशोक का जो दम है, अशोक ने ये दम की शुरुआत की थी, तो इसके बारे में अशोक ने मनुष्य के नैतिक उन्नति के लिए, अशोक ने मनुष्य की जो अपनी खुद की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें ही दम कहा गया। जो आदर्श इन्होंने रखे हैं कि अपने मनुष्य अपनी खुद की नैतिक उन्नति करने के लिए जिन आदर्शों का पालन करेगा, उन आदर्शों को ही दम कहा है अशोक ने। अशोक का दम उन आदर्शों को ही कहा जाता है। अशोक के दम की परिभाषा दूसरे व सातवें, यह ध्यान में रखना। अशोक के दम की परिभाषा दूसरे व सातवें स्तंभ लेख, इनका जो स्तंभ लेख है उनमें दूसरा व सातवें स्तंभ लेख में इसकी परिभाषा दी गई है। किसके? अशोक के दम की परिभाषा इनमें मिलती है। अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, यानी हमें पाप नहीं करना चाहिए, किसी तरीके का पाप नहीं करना। विश्व कल्याण, पूरे विश्व स्तर पर सभी लोगों का हमें कल्याण करना चाहिए। दान योगी जो भी व्यक्ति उनको दान देना चाहिए, और जिन प्राणियों, जो प्राणी लोग हैं जिन पर दया करनी चाहिए, उन पर हमें दया भी करनी चाहिए। हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। वचन कैसे बोलना चाहिए? सत्य वचनों का प्रयोग करना चाहिए। कर्म शुद्धि, कार्य करते समय भी किसी तरीके का अपराध नहीं करें। कर्मों की जो शुद्धि है वो भी रहनी चाहिए। उन्हीं को ही अशोक ने क्या कहा है? दम कहा है। अशोक के दम में ही अब अल्प संग्रह व अल्प व्यय, अल्प संग्रह यानी कम मात्रा में संग्रह करना किसी चीज को, अल्प कोई
वे कर रहे हो आप तो बिना फालतू न करें, वे भी बिना फालतू न करें। अल्प वे का उल्लेख हमें किस में मिलता है? अशोक के तीसरे अभिलेख में। किसमें मिलता है? अशोक के तीसरे अभिलेख में यह बात लिखी गई कि अल्प संग्रह करें, अल्प वे करें। बाबरू, आपको पता होना चाहिए, जयपुर में यह मिला था हमें शिलालेख, बाबरू का शिलालेख जयपुर के पास में मिला था। तो बाबरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के, बाबरू शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न जो थे, बुद्ध धम्म एवं संघ, बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। इनके प्रति आस्था प्रकट किसने की थी? अशोक ने। ये बुद्ध के त्रिरत्न थे। बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसके प्रति अशोक ने भी आस्था प्रकट की थी। प्रथम शिलालेख, अशोक का जो प्रथम शिलालेख है उसमें पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये आप अंडरलाइन कर लो या इसको लिख लो, नोट कर लो आप। प्रथम शिलालेख, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक के किस शिलालेख में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो वह प्रथम शिलालेख के आधार पर पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। और अशोक के सांची सारनाथ, अशोक के सांची सारनाथ, ये भी जो शिलालेख मिले हमें लघु स्तंभ लेख, उसमें अशोक ने कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के, उसने अशोक के कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में, उनको आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। जो इनका संघ बनाया गया था उसमें जो भी कोई भी भिक्षु है चाहे भिक्षुणी है, यदि वो फूट डालने का कार्य कर रहे हैं तो उनको बहिष्कृत कर दो, संघ से बाहर निकाल दो। ये किसमें उल्लेख मिलता है? सांची व सारनाथ, सांची रायसेन मध्य प्रदेश, रायसेन मध्य प्रदेश में ये स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ था। और सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये स्तंभ लेख हमें प्राप्त हुआ था। तो दोनों आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सांची, सांची का स्तंभ लेख ये कहां से मिला हमें? रायसेन, रायसेन मध्य प्रदेश एमपी। और दूसरा मिला ये आपको सारनाथ का, सारनाथ का ये वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी यूपी। इसमें तो इन दोनों स्तंभ लेखों में कौशाम्बी व पाटलिपुत्र, कौशाम्बी व पाटलिपुत्र के महामात्रों को यह आदेश दिया गया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु व भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत कर दिया जाए। इससे आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे।